ऑडिबल आवाज? आयुष, सॉरी पीयूष। वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, फिर करते हैं स्टार्ट, है ना? पवन, आवाज आ रही है? ओके। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके। स्नेहा बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी गुड आफ्टरनून। देखो, आज हम सीखने वाले हैं डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ये सीखने वाले हैं, ठीक है? तो कोई मैटर किस तरीके का होता है, डाया होता है, पैरा होता है, फेरो होता है, ये सीखने वाले हैं। ओके। तो उसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा, एटम समझना पड़ेगा, ठीक है? एटम को समझने वाले हैं पहले। तो देखो, मेरे पास एक एटम है, इस तरीके से। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। बाहर क्या है? ये एनर्जी लेवल। ये पता होता है सभी को। अंदर न्यूक्लियस से बाहर इस इन सर्कल्स में क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इतनी में सबको पता है ना? अब क्या हुआ? ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है, ये क्या है? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। पूर्णिमा बेटा, गुड आफ्टरनून। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ, ये जो न्यूक्लियस है, क्या मूव करता है? बताओ, क्या ये मूव करता है? सभी को पता है, ये न्यूक्लियस किसी के अराउंड नहीं करता है, मूव नहीं करता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी प्रकार की कोई भी करंट कितनी होगी? जीरो होगी।
है ना। अब बात करते हैं, आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। तो अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इस तरीके से घूम रहा है, इसकी वजह से करंट ऐसे आएगी, और जब करंट आएगी तो करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने से, स्पिन करने से क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। ओके। अब मैं बात करने वाला हूं एलिमेंट की, है ना। आपने क्या किया, एक एलिमेंट लिया जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना आप लोग, दो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और एक इसके अपोजिट घूम रहा है। ध्यान दिया होगा आपने, इसको ऐसे भरते हैं ना, ऐसे ऐसे भरते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, याद आ रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो मैं आपको क्या ये समझा रहा हूं। फिर एक थ्योरी आई थी, फिर एक थ्योरी आई थी वो वाली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 1 सिग्मा s2, 1 सिग्मा s*2, है ना, ऐसा कुछ था। तो यहां पर बात कर रहा हूं एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, एक की वजह से करंट क्लॉकवाइज करंट है, एक की वजह से क्लॉक करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो टोटल करंट कितनी हो गई, जीरो। जब टोटल करंट जीरो हो गई तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो यहां पर अब ध्यान देना कि यहां पर अब करंट कब हो सकती है, जब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो अनपेयर्ड हो, जो कैसा हो, अनपेयर्ड हो, वही मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, बताओ। ये बात समझ में आई सभी को, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ये समझ सबको आई। अनय बताओ, समझ में आई वाली बात, पवन, है ना। अब याद करो, हम लोग ये पढ़ते थे कि कोई भी आपका ऑक्सीजन O2 हुआ, O2- हुआ, O2-2 हुआ, तो इसके लिए हम लोग वो बनाते थे, 1 सिग्मा s2, 1 सिग्मा*s2, है ना, ऐसे लिखते थे, 2 सिग्मा s2, फिर 2 सिग्मा*s2, ऐसे लिखते थे, इनको फिल करते थे इस तरीके से, बोलते थे ये देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पर आते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते थे, जिनको देख के हम ये बोलते थे कि हाँ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जाके ये पैरामैग्नेटिक होता था। वर्ड याद आपको याद आ रहा था, केमिकल बॉन्डिंग 11th का। तो अब बात समझ में आई कि जब ये पूरे फुल हो जाते हैं तब ये न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब उनकी वजह से किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर देखा जाए कि अगर इसको जब मेरे पास अनपेयर्ड आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो क्या अपने पास एक मैग्नेटिक डायपोल बन गया, बताओ, वो एक मैग्नेटिक डायपोल बन गया, वो वाला आइटम। 12th में भी है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल मेरे लिए कैसे बिहेव करेगा, या तो वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, या कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, या डायपोल होगी या नहीं होगी, या तो डायपोल होगी वो या नहीं होगी। बात समझ में इतनी आई।
चलो, अब हम बेसिक समझ में आ गया कि आखिरकार किसी एटम की वजह से, किसी मॉलिक्यूल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्यों होता है, और किसी एटम या मॉलिक्यूल को एक मैग्नेटिक डायपोल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है ना। अब ये समझते हैं कि मेरे पास एक ये कोई मैटर है, ठीक है, कोई मैटर है। अब इस मैटर को मैंने ये बोला कि एक ऐसा मैटर है जिसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये कैसे बिहेव करेगा। इसके अंदर इस तरीके से, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं, मैग्नेटिक डायपोल्स बना दे रहा हूं। किसी तरीके से रखे होंगे, बताओ। ये छोटे छोटे डायपोल्स रखे होंगे इस तरीके से, है ना। अब मैंने यहां पर अप्लाई किया मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट रखी होती है तो क्या लगता है उसके ऊपर, टॉर्क। टॉर्क की वजह से क्या करेगा, वो घूमेगा। क्या कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा। तो अब बताओ, ये घूमना स्टार्ट कर देगा, रोटेट कर जाएगा ये। तो अब ये घूमना स्टार्ट किया और ये इस तरीके से हो गया। कुछ उल्टे हो गए, सेट हो गए इस तरीके से। आपने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाया, इस तरफ लगाया था मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेट हो गए। अब बताओ, जब ये मैग्नेटिक डायपोल्स छोटे छोटे इस तरीके से इकट्ठे हो गए, तो अब बताओ इनकी वजह से भी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक्स्ट्रा। जो सामने की तरफ डायपोल्स आ गए हैं, इनकी वजह से भी क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक्स्ट्रा वाला, है ना। अब याद हो आपको, अब आपको याद हो अगर, तो अगर आप किसी आयरन को किसी आयरन को किसी आयरन से टच कराते हैं पहले, कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लगाई तब, तो आपस में वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सभी ने देखा है, आपस में वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सभी ने देखा इतनी बात। इसका मतलब इस आयरन की वजह से खुद का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, भी कितना होता है, इसका भी कितना, जीरो। यानी इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना है, इसका जीरो। इसका भी नेट डायपोल मोमेंट कितना, जीरो। अब क्या हुआ, मैंने क्या लगा दी यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर बताओ क्या हुआ, आयरन की रॉड किस में बदल गई, क्या मैग्नेट में बदल गई, बताओ। इसके पास एक नेट डायपोल मोमेंट आ गया। अब ये इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये एक डायपोल बन गई और मैग्नेट बन गई। क्या बताओ, अब ये आयरन रॉड किसी दूसरी आयरन को अट्रैक्ट कर पाएगी, बताओ। है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर मैं काफी देर तक एक आयरन रॉड को मैग्नेट से चिपका के रखूं, तो क्या होता है, वो आयरन रॉड भी कुछ देर के बाद में मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है। मतलब वो आयरन रॉड
दूसरे आयरन रॉड को अट्रैक्ट कर लेती है। देखा सभी ने? ये किया कभी एक्सपेरिमेंट मैग्नेट वाला? नहीं किया? बाकी किसी ने किया? प्रभात, अनय, मैग्नेट वाला ये एक्सपेरिमेंट किया? पवन ने किया है। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया है, कभी मौका मिले करना ये वाला। तो अब हमें बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी एटम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन चक्कर लगाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। इतनी कहानी क्लियर हुई, बिल्कुल बेसिक बेसिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उसके अंदर के डायपोल्स एक तरफ अलाइन हो गए, एक तरफ अलाइन हो गए, कुछ पीछे की तरफ हो जाएंगे, कुछ आगे की तरफ। अगर आगे की तरफ जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है उसी तरफ अंदर के डायपोल्स अलाइन हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अगर इसका उल्टा हुआ, अगर इसका उल्टा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ लगाया और अंदर के डायपोल्स उल्टी तरफ अलाइन हो गए, तो बताओ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। अगर डिक्रीज कर जाएगा। अगर पूरे मैटर के सारे डायपोल्स एक तरफ अलाइन हो गए, सारे डायपोल्स लगभग एक तरफ अलाइन हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड लगभग सभी डायपोल्स एक तरफ अलाइन हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? तो पहले वाले को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे को बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और तीसरे वाले को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है? अब हम तीनों को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, आसानी से धीमे धीमे करके। पहला पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, फिर पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक, फिर लास्ट पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक। ओके? हेडिंग लिखो, पैरामैग्नेटिक। अब देखो मेरे पास कोई मैटर है, कोई मैटर है ये, और इसमें जो डायपोल्स इसके हैं वो रैंडमली हैं, रखे हुए हैं इस तरीके से, रैंडम है। तो इसका पहली चीज, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है? इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा स्पेस में? होगा 0 होगा। ठीक है? अब क्या किया? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बी एक्सटर्नल कितना है? 0। इसका देखो मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है।
जब मैंने बाहर से मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लगाया, तब बता रहा हूं मैं, तब इसके जो अंदर के डायपोल्स थे वो ऐसे रेंडमली रखे हुए हैं। ठीक है, जब रैंडम है तो उनका नेट कितना है, जीरो। बी कितना है इसका, खुद की वजह से कितना है, जीरो। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसी मैटर को मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब बी मैंने बाहर से अप्लाई किया। तो इसमें जो इसके मैटर थे, इसके डायपोल से, वो इस तरफ अलाइन होना स्टार्ट हो गए, इसी की डायरेक्शन में। ये तो सीधे घूम गए, कुछ इसके उल्टे घूम गए, सभी के सभी सीधे ना घूम के कुछ उल्टे घूम गए। ठीक है, अब बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा क्या? अब मैग्नेटिक फील्ड किसका हो जाएगा, एक तो एक्सटर्नल वाला जो अप्लाई किया गया था, प्लस बी ड्यू टू मैटर, या बोले मैग्नेट के द्वारा, दोनों की वजह से अब नेट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अब देखो कैसी हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी। देखो, ये जो मैग्नेटिक के अंदर की प्रॉपर्टीज है, जैसे क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है ना किसी उस पे डायपोज पर, तो वो इस तरह घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर क्या होता है, बहुत सारे कोलिजन भी होते हैं। जब ये घुमाने की कोशिश करेगा तो किसी अदर पार्टिकल से टकराएगा, टकराने की वजह से शायद उल्टी की तरफ घूम गया, या कुछ ऐसे घूम गया। ये चाहता है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ घुमाए, लेकिन फिर भी अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिससे टक्कर होती है उसकी। उन टक्कर की वजह से सीधी की वजह उल्टे भी घूम सकते हैं, और कुछ वर्टिकल भी हो सकते हैं, या मतलब इसके परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, या उनको स्पेस ना मिल रहा हो घूमने का, ये भी कंडीशन पॉसिबल है। तो मैक्सिमम इस तरफ, कम पीछे की तरफ, और कुछ इधर उधर मान लो। तो अब बात आई कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस में इंक्रीज कर गया है, तो अब जो बनने वाली है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी बनेगी, अब डेंस। तो अब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, एक दो तीन चार पांच है ना, बताओ, ये समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बेंड हो गई, कैसे अंदर आ गई। चलो, इतना नोट नोट करो, उसके आगे बताते हैं।
डन। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो, लिखो स्टेटमेंट एक, when a magnetic field aligns the, लिखते जाओ, when a magnetic field aligns the atomic dipoles in its direction, मैं लिख दे रहा हूं, when a magnetic field aligns the magnetic atomic dipoles in its direction, the resultant the magnetized material produces an extra magnetic field in the matter. In the direction of magnetic field, direction of applied magnetic field. This property is called paramagnetism, and such matter are called paramagnetic material. ठीक है, नोट कर लेना, बताना मुझे नोट हो गया। पवन का डन, ओके। अब आते हैं डायमैग्नेटिज्म पे। देखो यहाँ पर ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर एटॉमिक डायपोल्स इस तरीके से हैं, रैंडम है, कुछ ही किसी डायरेक्शन में रैंडम है। एम नेट कितना, जीरो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो, बाहर से क्या अप्लाई किया गया, बी एक्सटर्नल कितना, जीरो। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, तो अब देखो क्या होने वाला है। इस बार पीछे की तरफ ज्यादा हो गया लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में ये लगाया आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड,
ये डायपोल्स थे इस बार पीछे की तरफ ज्यादा हो गए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा अलाइन हो गए। आगे की तरफ कम। अब बताओ ऐसा होने पर क्या होगा? ऐसा होने पर बताओ क्या होगा? क्या स्पेस के अंदर बी नेट कम हो जाएगा? मैग्नेट के अंदर बी नेट कम हो जाएगा, है ना? अब देखो, ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी बनेंगी? रेयरर। ये रहा मेरे पास मटेरियल, अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो इससे देखो, ये देखो ऐसे दूर भाग जाएंगी लाइंस। ठीक है, आया समझ में? चलो नोट कर लिया इसको। अब देखो यहाँ, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस द मैग्नेट डायपोल्स इन इट्स डायरेक्शन, नहीं, इन इट्स, इन अपोजिट डायरेक्शन, the magnetized material produces an extra magnetic field in the matter in the direction, नहीं, in the opposite direction, in the opposite direction of applied magnetism. This property is called paramagnetism, and such matter are called diamagnetic material. इसको नोट कर लो। Produces less, less magnetic field in the metal। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये मतलब समझ लो कि पैरामैग्नेटिक का सुपर क्लास समझ लो, पैरामैग्नेटिक का सुपर क्लास। मतलब बहुत लगभग सभी के सभी क्या होंगे, एक ही लाइन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या है, एक मैटर, रैंडम थे इसमें एटॉमिक डायपोल्स। अब क्या हुआ, मैंने लगाया मैग्नेटिक फील्ड बाहर से। अब क्या होगा, लगभग सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे।
ठीक है। अब जो मेरे पास वो बन के आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो कैसे हो जाएंगी, बहुत डेंस हो जाएंगे इस बार तो। ठीक है, मतलब काफी डेंस हो जाएंगे इस बार। मैक्सिमम एटॉमिक डायपोल्स align aligned in the direction of applied magnetic field। और ये भी होता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड हटाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जब हटाया जाता है तब भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक डायपोल्स उसी डायरेक्शन में बने रहते हैं, कुछ एटॉमिक डायपोल्स उसी डायरेक्शन में बने रहते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती रहती है। बाकी सभी में ये टाइम पे डिपेंड करता है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ऐसे में टाइम नहीं निकाल सकते। बाकी सभी में क्या होता है कि तुरंत सभी का एम कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन इसका एम तुरंत जीरो नहीं होगा, कुछ समय के बाद में जीरो होगा। इसलिए देखा कोबाल्ट निकल आयरन कुछ देर तक, कोबाल्ट निकल आयरन कुछ देर तक हमेशा बिहेव करते हैं लाइक अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। अब देखो इसका यूज देखो, अब हमने पढ़ा था, अब हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, सोलेनॉइड। इस तरीके से मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे करंट फ्लो कराई, ठीक है, तो क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई, क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को मुझे इंक्रीज करना है, तो बताओ क्या करना होगा, इसके अंदर, इस मैग्नेट के अंदर, सोलेनोइड के अंदर हम क्या करें, एक मैंने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक मैंने डाल दिया, मटेरियल मैंने डाल दिया, तो बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड पहले आ रहा था उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बताओ, है ना। अब सोचो कि जो मैं करंट से काम करने वाला था, मतलब जो करंट की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, अब मैंने कम करंट से मैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ला सकता हूं अगर मैं इसके अंदर एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मटेरियल में डाल दूं, इंसर्ट कर दूं इसके अंदर, तो मेरे पास खर्चा कम हुआ मेरे पास, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास वही आ गया। अब मेरे पास ये और इंक्रीज करना है, तो अब मैं क्या इंसर्ट करूंगा इसके अंदर, एक फेरो मैग्नेटिक, अगर ज्यादा मुझे इंक्रीज करना है क्या डालना पड़ेगा, एक फेरो मैग्नेटिक डालना पड़ेगा एक, वो डाल दिया, तो मेरे पास बी की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी।
है ना। तो ये तीनों मैटर आपको समझ में आ गए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन लिखो। आसान है, कुछ नया वर्ड समझ लो, एक नया वर्ड है, पता सब कुछ पहले से इसके बारे में है। ठीक है, देखो क्या है। जैसे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, और 2 पाई I अपॉन R। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर, है ना, यही था। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक नई चीज देखने वाला हूं इसी में। एक वर्ड बोला गया H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या है मेरे पास, सिंपल सा B अपॉन म्यू, B अपॉन म्यू। आप समझो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ये जो म्यू होता है, ये होता है, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोला गया था परमिटिविटी बोला गया था। उसी तरीके से इस म्यू को बोला जाता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी। म्यू हो गया और म्यू नॉट, दो वर्ड आते हैं फिर तो, एक म्यू और म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। याद करो, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। उसी प्रकार म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ किसी मैग्नेट, किसी मैटर के अंदर की। जैसे मैंने यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर एक मेटरमैन डाल दिया था, अब मेरे पास क्या हुआ, उसका रखना पड़ेगा मुझे, म्यू रखना पड़ेगा, तभी मेरे पास क्या आता है, बी नेट आएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये लिख लो, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। नोट हुआ। चलो, ये दो वर्ड है, इस एच को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब लिखा मैंने बी अपॉन म्यू लिखा, इसका मतलब क्या है, किसी मटेरियल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, उसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड अपॉन उस मटेरियल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब बताओ ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हुई? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी। यहाँ तक क्लियर? डन? ओके। हाँ सर क्लियर। ओके। अब देखो आगे। अब क्या हुआ कि अगर किसी ऐसे देखो, मेरे पास क्या है, कोई एक मैटर है और मैंने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया। किसी मैग्नेट के सॉरी किसी भी मैटर के अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो होगा क्या आखिरकार, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके अंदर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस अप्लाइड एक्सटर्नल वाला, उसकी वजह से क्या आएगा, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये हमने देखा था डाया में, फेरो में, पैरा में। तो अब बात आने वाली है, अगर मैं लिखूं एच वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो आई वेक्टर है, वो वेक्टर देखो कौन सा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। ये आज था थ्योरी, आज जो पोर्शन ना थ्योरी वाला पोर्शन है आज। ठीक है, इसे लिखवा रहा हूँ ज्यादा, बस नोट करते जाओ। इस पर बेस्ड आईआईटी में क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लगभग जीरो मान लो। बस मैं लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में है, बस इसलिए। मेन में कभी कभी आ गया तो आ गया, बस बहुत कम चांस होते हैं इस पर आने के। ये जो पोर्शन है अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक, ऐसा पूछा नहीं गया कभी।
अगली हेडिंग है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। एक्साई, जीटा ही बोलते हैं, एक्साई बोलते हैं उसको, इस तरीके से होता है। लिखो इसके बारे में। फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, for paramagnetic and diamagnetic substances, the intensity of magnetization the intensity of magnetization is directly proportional to is directly proportional to magnetic intensity. For only and only para and dia, I proportional to H, जितना ज़्यादा for paramagnetic and diamagnetic substances, the intensity of magnetization of a material is directly proportional to magnetic intensity. I proportional to H. I इक्वल्स टू, ये हटेगा साइन, एक कांस्टेंट आएगा, इसको ऐसे बनाते हैं, x नहीं है ये x नहीं है, xi बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम xi की वैल्यू होती है 0। आयरन हुआ, है ना, और मान लो टाइटेनियम हुआ, और कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ, मतलब जो अपने पास फेरो और पैरा वाले टाइप के मटेरियल है ना, जो बढ़ाने वाले होते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उनके लिए एक्स आई कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बताओ डाया के लिए, डाया मैग्नेटिक के लिए एक्स आई कैसा होगा। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए कैसा है, पॉजिटिव। डायल कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए। तो इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव।
अब देखो चलते हैं आगे इसके। अब देखो हुआ क्या, ध्यान सोचना और बताना मुझे। ये मेरे पास एक कोई एक मटेरियल है, ठीक है। पहले लेते हैं हम पैरा मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है। इसको तीन कंडीशन देखते हैं हम लोग। पहली कंडीशन, जब जब इसके ऊपर बी जीरो था, बी जब जीरो था, तो बताओ, तो ये रैंडम था अपने आप में, कहीं भी कुछ भी था, है ना। तो इसकी वजह से जब बी अप्लाइड बाहर से जीरो है, बी अप्लाइड कितना है, जीरो बाहर से, तो रैंडम था, एम कितना था, जीरो। जब मैंने यहाँ पर बी अप्लाई किया, तब क्या हुआ इसके अंदर, ये एक तरफ अलाइन होना स्टार्ट हो गए। कुछ पीछे की तरफ हो गए, इस तरीके से हो गए, ठीक है। जी बी लगा दिया मैंने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बी मेरे पास अप्लाई है, बी मेरे पास अप्लाई है, उतना ही है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अब बताओ इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, बताओ। इस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसके एटॉमिक ओरिएंटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। इस मटेरियल का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो इसके बारे में। रैंडम हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT, है ना। ये होती है लीनियर एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं टोटल काइनेटिक एनर्जी की, तो वो कितनी होती है, F/2 kT। यहाँ पे F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो यहाँ पे बात ये आई कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो इनके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये इसी ओरिएंटेशन में ना रह के इनका ओरिएंटेशन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इनका ओरिएंटेशन शिफ्ट होगा, तो जो इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड आया था, या मैं बोलूं कि इसका जो एम है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, क्या वो कम हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने पर, है ना। टेम्परेचर के बढ़ाने पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अब वो कुछ क्या हो जाएंगे, रैंडम होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये बात आई कि आखिरकार इस मैग्नेट को और गर्म कर रहे हैं, इस मेटल को और गर्म किया, और गर्म किया, और गर्म किया। तो क्या एक ऐसा वक्त, एक ऐसा टेम्परेचर मिल सकता है कि जहां पे जाके मेरे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी इसके अंदर इसका खुद का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए, क्या ये पॉसिबल है, बताओ। जिन लोगों ने क्यूरी टेम्परेचर नहीं पढ़ा है उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं, बताओ, है ना।
तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस टेम्परेचर पर आके मटेरियल अपना बिहेवियर खो देता है। अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा, अगर वो डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, क्यूरी लॉ। लिखो इसमें, एज द टेम्परेचर increased, the randomization of as the लिख रहा हूं मैं, as the temperature is increased, the randomization of individual atomic atomic magnetic moments increases। जिसकी वजह से जैसे जैसे रेंडमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, डिक्रीजिंग द मैग्नेटाइजेशन। फंस जा रहा है मेरा थोड़ा सा ये। आई फॉर अ गिवन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद आया? पहले क्या था? मैग्नेटाइजेशन क्या था? आई प्रोपोर्शनल टू एच था, लेकिन वहां पर टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आई टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ेगा, आई के प्रोपोर्शनल एच ना हो के अब एच क्या कर हो जाएगा, घटना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में?
वेट अ मिनट. हैंग कर गया है, रुकना, एक मिनट वेट करना. हेलो. आवाज आ रही मेरी? पवन. ओके ओके. तो कुछ ये. फॉर अ गिवन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच. ओके. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ. हमने पढ़ा था आई प्रोपोर्शनल टू एच पढ़ा था. ये नोट मत करना अभी. और आई इक्वल्स टू आया था एक्स आई एच. यानी आई के साथ साथ
एच को बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आई लगातार घटती चली जा रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आई लगातार घटती चली जाए, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का इम्पोर्ट रोल है इसमें टेम्परेचर में। बात समझ में आई? तो यहां पर बात आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। एक्स आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्स आई घटता जाएगा। अब देखो एक्स आई इक्वल्स टू कितना हुआ, कांस्टेंट आएगा एक वो आएगा, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल पर। इसको बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि जैसे मेरे पास एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बहुत हाई होता है, ये हमें पता है। अब मैं इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्या होता है, घटेगा और घटेगा, जैसे बढ़ाते हैं टेम्परेचर और घटता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि लाइक अ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा मुझे कि जहां पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाएगा, एक पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाएगा। मतलब उसका जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजेशन है, घटता जाएगा, इतना घट जाएगा कि कितना बदल जाए, वो पैरा मैग्नेटिक बदल जाए। उस केस में, और जब इस टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है। the temperature at which the temperature at which ferromagnetic material the temperature at which ferromagnetic material loses its ferromagnetic nature is called Curie temperature। नोट कर लो ये, the temperature at which ferromagnetic material loses its ferromagnetic behavior is called Curie temperature। xi equals to c dash upon t minus tc। जहां पर Tc क्या है, क्यूरी टेम्परेचर,
सी डैश क्या है, एक कांस्टेंट हिस्टेरेसिस कर्व की। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हिस्टेरेसिस कर्व की, पर इसकी समझते हैं इसको क्या है आखिरकार ये। तो देखो, मेरे पास एक सोलेनॉइड है, इस तरीके सोलेनॉइड मेरे पास है। सोलेनॉइड का काम क्या होता है, उसमें करंट कैरिंग लूप बहुत सारे होते हैं, और उन लूप्स में अगर करंट को फ्लो कराया जाए तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। और मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, है ना। अब मेरे पास इसके अंदर क्या है, एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इस तरीके से। जब यहाँ पर करंट को फ्लो कराया जाएगा, जब करंट को फ्लो कराया जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब क्या हुआ कि इसमें करंट कर दी गई जीरो, करंट कर दी गई जीरो। क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बताओ। क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, आप बताओ। सोचो, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ थोड़ी देर में होगा ना, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा तुरंत, कुछ समय के बाद में होगा। लेकिन अगर मैंने करंट को जीरो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना चाहिए, यही तो हम चाहते हैं ना। मेरा काम क्या है कि हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास बहुत ज्यादा हो, और करंट को जीरो करने पर जीरो भी हो जाए, हम यही चाहते हैं अपना कंट्रोल। लेकिन करंट को जीरो करने पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, तो अब बताओ क्या करें। आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डायपोज इस तरफ अलाइन हो गए थे, इसको दोबारा का दोबारा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दोबारा जीरो करना है, तो बताओ क्या करें। ऐसा करने के लिए हमें रिवर्स डायरेक्शन में क्या करंट दे दें, थोड़ी सी। हाँ वेरी गुड स्नेहा बेटा, रिवर्स डायरेक्शन थोड़ी सी करंट दे दें। और बात समझ में आई। चलो,
सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट क्या, परमिबिलिटी। आई क्या, करंट। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। अब देखो मैंने क्या किया, इसका निकाला मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बताओ कितनी आएगी, बी अपॉन म्यू नॉट, यानी एन आई के इक्वल। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक, सोलेनॉइड के अंदर एक मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, एक मटेरियल मैंने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एच पहले से था, अब कुछ बढ़ भी जाएगा। बढ़ेगा किसकी वजह से, इस मटेरियल की वजह से। उस मटेरियल का क्या ऐड कर देंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया उसके अंदर। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, देखो आई की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है, एन आई। बात समझ में आई इतनी, है ना। अब बताओ इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटाइजेशन जीरो करना है तो मुझे कितनी करंट देनी पड़ेगी, क्या हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बताओ। तो मुझे इतनी करंट फ्लो करानी पड़ेगी रिवर्स डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन उसका कितना हो जाए, जीरो हो पाए। क्लियर। अब इसको हम समझते हैं लूज से, इसे ग्राफ समझने वाले हैं। तो पहले हमने समझ लिया इसको, थ्योरी से अच्छे समझ लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कहानी का खेल क्या है।
कि देखो पहले तो आई और एच, ठीक है। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, याद करो, एन आई किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल की, ध्यान देना। ओके, अब देखो, जब करंट है जीरो, ओ से ए की बात करने वाले हैं, ओ टू ए, ओ से ए की, तो बताओ पॉइंट ओ पर एच की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट करने वाले हैं, एच की वैल्यू कितनी, जीरो। इसका मतलब करंट कितनी है, जीरो। करंट जीरो है स्टार्टिंग में, बताओ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, जीरो। आया समझ में कहानी, मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, तो वो पहले किस में है, उसका नेट मैग्नेट कितना मेरे पास है, स्टार्टिंग में जीरो। बात समझ में आई। अब हम जा रहे हैं ओ से जा रहे हैं ए पर। तो अब मैंने क्या किया, ओ से ए पे जाने के लिए मैंने करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं ओ से ए के लिए, एट पॉइंट ओ की बात करी मैंने। अब हम पॉइंट ओ से ए की तरफ जा रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट को बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। अब पहुंचे पॉइंट ए पर, ए को बोला गया सेचुरेशन पॉइंट बोला गया। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, सेचुरेशन पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर के, उस मटेरियल के अंदर के लगभग सभी के सभी एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स एक तरफ अलाइन हो चुके हैं, मतलब उससे ज्यादा अलाइन नहीं हो सकते हैं, तो उसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आई, एट पॉइंट ओ, ये समझ में आया, सेचुरेशन लेवल, सेचुरेशन लेवल पहुंच गया, मतलब इससे ज्यादा उसके अंदर के एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स ज्यादा अलाइन नहीं हो पाएंगे। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से करंट की वैल्यू कम कर रहा हूं, करंट की वैल्यू कम करते गए करते गए करते गए करते 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 पॉइंट सी पर पहुंचे। क्या सी पर पहुंचने पर करंट जीरो हो जाएगी, बताओ। मैंने करंट कितनी कर दी, लगभग जीरो कर दी। तो करंट सी पर पहुंच, करंट जीरो कर दी मैंने, तो बताओ लौटने पर, करंट जीरो करने पर, करंट तो मेरे पास जीरो हो गई, लेकिन क्या मैग्नेटाइजेशन इस बार जीरो हो जाएगा, बताओ। नहीं, तो मेरे पास कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए हम पॉइंट सी पे पहुंचे। इस बार मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रह गया। अब देखो इसके आगे, अब उसका आई कितना करना था, जीरो, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करानी पड़ी, तब जाके हम पॉइंट डी पर आए, और करंट कितना, करंट नेगेटिव में दी, तब जाके यहाँ पर मेरे पास आई कितना हो पाया, जीरो। फिर मैंने और करंट दी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर अगेन एक पॉइंट कौन सा पहुंचा, सेचुरेशन वाला, कहाँ पर, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हुआ, सारे के सारे लगभग मैक्सिमम टाइपोस नेगेटिव डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। फिर करंट कहाँ दी गई, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितनी कर दी गई, जीरो। क्या अब बताओ, पॉइंट एफ पर आने पर सारे के सारे डायपोल्स दोबारा अलाइन हो जाएंगे, नहीं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आई रह जाएगा, कहां पर, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको दोबारा जीरो करने के लिए करंट कहां पर देनी पड़ेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब आएंगे जी पर। तो ये पूरा ग्राफ समझ में आया, ग्राफ क्लियर हुआ, वेरी गुड। हिस्टेरिसिस कर्व क्लियर हो गया, इसी को बोला गया है हिस्टेरिसिस कर्व।
अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को।